Hello friends, welcome to our channel ICS Easy Learn. So this is the part 2 of our chapter circulatory system for our class 10 standard ICSE. So let's start a part 2, properties of blood. So okay. So what about the color? So whenever you see in the arteries के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसका कलर होता है ब्राइट रेड. बट जो वीन्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या होता है हमारा डार्क रेड. तो ये आपको याद रखना है, वन वर्ड के अंदर वो पूछ सकते हैं. ठीक है. मास आप याद रखो कि हमारी बॉडी का जितना भी मास है उसका 8% ब्लड का है. पीएच ये अल्कलाइन होता है नेचर में. और अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में हम यूरिया के बारे में पढ़ेंगे तो वो एसिडिक होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज, और इसका पीएच 7.35 to 7.45 होता है, मतलब 7 न्यूट्रल होता है. और अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या है, वी कैन से दैट समवट अल्कलाइन है. बट अगर 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक. और 7 से ज़्यादा है तो अल्कलाइन होगा. अभी टेस्ट की बात करें तो अल्कलाइन है तो सॉल्टी होगा. जब भी आपके जर्म्स वगैरह में या फिर कहीं भी ब्लड आता है तो आप उसको टेस्ट देख पाते हो कि समवट सॉल्टिश होता है. ठीक है. और टेम्परेचर में पता है कि 37 to 38 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी टेम्परेचर, जितना ही होता है. और विस्कोसिटी कितनी होती है, 3 से 4 टाइम ज़्यादा होती है पानी से. ठीक है. और वॉल्यूम कितनी होती है, 5 to 6 लीटर्स. और एक चीज़ मेंशन की गई है आपकी बुक में कि जो मेल्स होते हैं उनको होती है उनकी जो आरबीसीज हैं वो 5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. बट फीमेल्स के अंदर स्लाइटली लेस होती है, दैट इज़ 4.5 मिलियन RBCs per cubic mm of blood. Okay, so this you have to keep in mind. Of the functions of blood. So first one is transport of respiratory gases like oxygen and CO2. सो जब भी हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर मेनली जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और CO2 के साथ कंबाइन करके कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन वो बनाता है. सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स टू डिफरेंट बॉडी सेल्स. ये हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, और ये सेम फंक्शन हम ब्लड में पढ़ रहे हैं क्योंकि ब्लड भी एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है. तो जो भी हमारे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं लाइक एमिनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं और बहुत कुछ है, लिपोप्रोटीन्स एंड ऑल द थिंग्स. तो जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको हमारी बॉडी के हर एक सेल तक लेके जाना, ये हमारे ब्लड का ही काम होता है. थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स. तो हार्मोन्स जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करता है उनको टारगेट ऑर्गन्स तक लेके जाने में ब्लड बहुत ज़्यादा मेन रोल जो है वो प्ले करता है. फोर्थ है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. तो आपको याद रखना है कि मेन 3 नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. और इन तीनों को साथ में कुछ एक्सेसिव सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, इनको हमारी पूरी बॉडी में से ये लेके आता है और किडनी के अंदर कलेक्ट करता है. उसके बाद क्या होता है, हमारा किडनीज़ के अंदर नेफ्रॉन्स के अंदर हमारा यूरिन बनता है. ठीक है. तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को पूरी बॉडी में से कलेक्ट करने का काम किसका है, वो काम है हमारा ब्लड का. Now, it is involved in protection of the body and defense against diseases, because हमें पता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर WBCs होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो हमें एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज़ की तरह काम करते हैं. तो वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं डिसीजेस के अगेंस्ट. नाउ सिक्स्थ वन इज इट एक्ट एज बफर एंड ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड बॉडी टेम्परेचर. तो जहाँ पे भी पीएच और बॉडी टेम्परेचर कैसे, तो जब भी मान लो कहीं पे किसी बॉडी आपके पार्ट के अंदर आपका ब्लड का पीएच थोड़ा कम है तो जो और बाकी ब्लड है वो उसको मेंटेन करेगा. ठीक है. तो ब्लड जो है ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, और कई बार बीपी जो है वो भी रेगुलेट करता है. तो बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे ब्लड के. बट मेनली अभी हम थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर, बट 11th-12th के अंदर हम इनको डीप में पढ़ने वाले हैं. नाउ सेवंथ वन इज इट मेंटेन प्रॉपर वाटर बैलेंस इन द बॉडी, जिसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है. तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ ब्लड.
हमारा जो ब्लड है उसके क्या क्या कंपोजिशन है। तो जो हमारा ब्लड है वो मेनली 2 पार्ट्स के अंदर है, ठीक है। पहला है हमारा प्लाज्मा पार्ट और सेकेंड है हमारा एलिमेंट्स या फिर सेलुलर एलिमेंट्स वाला पार्ट। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है वो एक स्पॉन्जी पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है येलो कलर का, ठीक है। और इस पार्ट के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, गैसेस। और प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है। अभी जब हम सेलुलर एलिमेंट्स की बात आते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक टाइप से 60 to 65% जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा है और जो भी 40 to 45% बचता है उसमें सेलुलर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सेलुलर एलिमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे 3 है हमारे पास, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। सो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और वाइट ब्लड सेल्स, एंड द थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और WBCs को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। सो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने पढ़ा कि पूरा जो ब्लड है वो उसके 2 पार्ट हैं। एक प्लाज्मा है जो कि हमारा 65 to 70% होता है, और सेकेंड है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट सेलुलर जो कि हमारा 45% to 40% होता है, ठीक है। अभी प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं डिज़ोल्व, और हमारे जो सेलुलर एलिमेंट्स हैं उसमें मेन 3 हैं, WBCs, प्लेटलेट्स एंड RBCs। और फिर उसके बाद हमारे सिलेबस में जो ल्यूकोसाइट्स है उसका फर्दर डिफ्रेंसिएशन है ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स में। ग्रैनुलोसाइट्स वो हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल स्मॉल, और अग्रैनुलोसाइट्स वो WBCs होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट्स हमारे पास 3 होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओजिनोफिल्स। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, EOSINOPHILS, इओजिनोफिल्स। और अग्रैनुलोसाइट्स में हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं, ओके। Are the red blood cells and these are the white blood cells. We have stained them. We have this is neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocyte, monocyte. तो आप देख रहे हो इन तीनों के अंदर क्या है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, बट लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के अंदर कोई भी ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं है साइटोप्लाज्म में। और ये हमारे पास क्या है, प्लेटलेट्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में बात करें तो हमारे पास जो येलो कलर का पोर्शन होता है ब्लड के अंदर से, जिसमें से हम सारे सेलुलर एलिमेंट्स को निकाल देते हैं, तो हमारे पास एक येलो लिक्विड बचता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अभी हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो ये नीचे वाला पार्ट है ये इसके अंदर है सॉलिड कंपोनेंट्स 45%, ठीक है, और प्लाज्मा कितना है 55%। और प्लाज्मा के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, सोल्ट्स, मेटाबॉलिटीज, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। और सॉलिड कंपोनेंट जो कि रेड कलर का होता है उसके अंदर हमें RBCs जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBCs जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, हमें वो मिलेगा, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेलुलर एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं RBCs, देन WBCs एंड आफ्टरवर्ड्स प्लेटलेट्स। तो नाउ वी विल स्टार्ट RBCs. So you could see these RBCs present over here. You can see these both are the erythrocytes or the red blood cells, because you can see that they are red in color, so you can remember them. Now next one is that they are biconcave disc, and due to their biconcave shape it gives large surface area for absorption of oxygen and for release of CO2, all that work. Now it doesn't have any nucleus, no mitochondria and no endoplasmic reticulum. These we are going to see in detail, okay. Now it contain hemoglobin. So it contains hemoglobin, or hemoglobin has a high affinity for oxygen, and it is flexible cell membranes, and they are made in the bone marrow of ribs and sternum. About the RBCs, so they are very small, about 7 micron in diameter. और अगर हम 1 माइक्रोन की बात करें, 1 micron is equal to 1
mm. ओके, तो बहुत हमारे जो RBCs होते हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. And now the small size enable the RBCs to travel through very fine capillaries in the blood. So that's spelling error. तो क्या होता है, small size help करता है इन RBCs को कि ये कैपिलरी से बहुत अच्छे तरीके से आराम से निकल जाते हैं. Now hemoglobin is the effective chemical constituent of RBCs. और वन वर्ड में आता है दैट हीमोग्लोबिन इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. वाई? बिकॉज हीमोग्लोबिन ही वो पार्ट है हमारे RBC का जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ऑक्सीजन और CO2 दोनों को कैरी करता है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है. और हीमोग्लोबिन में जो हेमिन पार्ट होता है वो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है. हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स 3 तरह के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और एक फाइब्रोनेक्टिन. तो ग्लोबिन ये एक प्रोटीन पार्ट है. नाउ जब हम हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और जब हम हीमोग्लोबिन को कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैं ज़्यादा रेफर करूँगी, कंबाइन करते हैं तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनता है. बट जब हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी यहाँ पे ध्यान रखना हमने पहले कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया था, बट अगर हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीजन की अमाउंट को हमारी बॉडी में डिक्रीज़ कर देता है, और इससे हमें ब्रेथलेस फील होता है और कभी कभी डेथ भी हो जाती है बहुत सिवियर केसेस के अंदर. सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. हीमोग्लोबिन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग. कार्बन मोनोऑक्साइड यू ऑल नो CO, तो वो क्या बनाता है, HB.CO. एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग अ स्टेबल कंपाउंड. तो हमने पढ़ा कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था और कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बन रहा था, ये अनस्टेबल कंपाउंड थे, और जब ये कैपिलरीज के अंदर या फिर जब भी ये अपनी लोकेशन पे पहुँचते थे तो ये टूट जाते थे, और ऑक्सीजन जो है वो सेल्स ले लेते थे, और जो CO2 है वो हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता था. बट जो हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो अभी कंपाउंड बना है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है. This cuts down the capacity of blood of transporting oxygen, sometimes resulting in death. And now this all is known as carbon monoxide poisoning. Okay, that's why we are forbidden to sleep in the closed rooms which doesn't have any good ventilation. Like we can say in the villages, people sleep in angithi, and by burning the angithi at night, and they just close the doors in winters. So that's a very we can say that of RBCs. So in adults, so first of all we are going to talk about the adults. So adults में क्या होता है, the RBCs are formed in the marrow of long bones, like especially in the ribs, breastbone and ileum of hip girdle, which we have studied in the skeleton system in our 9th standard. Now second is when we can say that the organism is in the embryo state. So at that time they are produced in the liver and spleen. Now liver and spleen of the mother, not the child. Okay, but in children the RBCs are produced in bone marrow of all bones until 5 years of age. तो जब वो adult होता है तो सिर्फ long bones के bone marrow में RBC बनता है, बट जब वो बच्चा होता है, चिल्ड्रन स्टेज पे होता है, तो उस टाइम पे 5 साल तक हर एक बोन मैरो में RBCs प्रोड्यूस होती हैं. द मैच्योर RBC हैव नो न्यूक्लियर, बट व्हेन दे आर बीइंग प्रोड्यूस दे हैव वन. सो जब वो प्रोड्यूस होती हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है, बट जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं दे लॉस द न्यूक्लियर, दैट इज़ दे बिकम enucleated. Now the average life of an RBC is 120 days. This you must remember for MCQ questions. Now the old and weak, तो यहाँ तक जो था, यहाँ तक क्या था हमारा लाइफ, मतलब कि हमें RBC कैसे जनरेट हुई और उसकी लाइफ क्या थी उसके बारे में पता चल रहा है. फिर हमें एवरेज लाइफ पता चली कि कितने दिनों तक वो रहता है. अब इसके बाद जितने भी है इससे हमें पता चलता है कि कैसे वो डिस्ट्रॉय होते हैं या फिर डेथ ऑफ RBCs. So the old and weak RBCs are destroyed in the spleen, liver and bone marrow. The iron part is retained in the liver while the rest is excreted as a bile pigment bilirubin. ठीक है. तो जो ओल्ड और वीक RBCs होते हैं उनको
3 जगह आपको याद रखनी है, मेनली तो स्प्लीन, उसके बाद लीवर और थर्ड हमारा बोन मैरो, यहाँ पे इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अभी हमें पता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन का जो आयरन पार्ट होता है वो लीवर के अंदर ही रहता है, बट जो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो बाइल पिगमेंट के रूप में, बिलीरुबिन के रूप में वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। Now, in a normal adult, approximately 2 million RBCs are destroyed every second. In other words, about 1% of the total erythrocytes in the body are destroyed every day. So this is a fact, you must have to learn it, okay. Now, डेफिशिएंट बट मोर एफिशिएंट, हमने ऐसा क्यों कहा कि इसके अंदर कमी है बट वो कमी इसको और निखार रही है, ठीक है। तो मेमालियन रेड ब्लड सेल्स की हम बात करें तो मेमालियन आरबीसीज व्हेन मैच्योर सर्कुलेट इन द ब्लड सिस्टम एंड आर डिवॉइड means do not have certain organelles. They have no nucleus, no mitochondria, no endoplasmic reticulum. बट ये तीनों चीज़ें ना होने के बावजूद हमारा जो आरबीसीज है वो बिल्कुल सही तरीके से है, और बल्कि ये चीज़ें नहीं है इस कारण से और ज़्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है। Thus, though deficient of the above organelles, the mature RBCs in reality are more efficient in carrying out their task of picking up and delivering oxygen. The factors making them more efficient in this work are as follows. So let's see कि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इससे जो हमारे RBCs हैं वो बाइकनकेव बन रहे हैं। एज यू कैन सी, पहले इनकी शेप बाइकनकेव नहीं थी, बट जब वो न्यूक्लियस को छोड़ देते हैं तो उनकी जो शेप है वो बाइकनकेव बन जाती है, जिससे कि उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और एक बात और देखो, अगर इस तरीके से आरबीसी लगाएंगे तो बहुत कम आरबीसी आएंगे, बट बीच में से न्यूक्लियस हटाएंगे तो जो ये जगह बची है यहाँ पे हम और ज़्यादा आरबीसीज एकोमोडेट कर सकते। तो यही कहा गया है, स्पेस इन बिटवीन इंक्रीज, सो मोर आरबीसीज कैन बी एकोमोडेटेड इन द सेम स्पेस, ओके। सो ये था हमारा लॉस ऑफ न्यूक्लियस से कैसे हमारा जो आरबीसी है वो एफिशिएंट बनता है। नाउ लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मीन दैट, अभी माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस होता है, पावर हाउस होता है सेल का, और यहाँ पे सारा जो फूड होता है प्रिपेयर होता है एक सेल के लिए। तो लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मीन दैट आरबीसीज कैनॉट यूज ऑक्सीजन फॉर देमसेल्व्स, मतलब कि वो खुद तो रेस्पिरेशन कर ही नहीं रहे। Thus, all the oxygen absorbed from the lung is transported and delivered to the tissue unconsumed. तो जितना हम लंग से ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हर बॉडी पार्ट तक बिना वो खुद कंज्यूम किए वो ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मतलब कि जितना भी ग्लूकोज है हमारे ब्लड प्लाज्मा में वो सारा अच्छे से ट्रांसपोर्ट होता है अनकंज्यूम, और जो आरबीसी है वो उसमें से कुछ यूज़ नहीं करता है, ठीक है। अभी थर्ड है हमारे पास नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो वो राइबोसोम्स के साथ भी होता है और राइबोसोम्स के बिना भी होता है, और वो थोड़ी सी रिजिडिटी बना के रखता है। बट अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो इससे हमारे आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करेगी और वो नैरो कैपिलरीज के अंदर से भी अच्छे से मूवमेंट कर सकता है। लास्ट पार्ट फॉर दिस आरबीसीज, और इसमें सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि अगर आपकी आरबीसीज एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज़ हो रही हैं तो उस डिसीज़ को हम कहेंगे पॉलीसाइथेमिया, बट अगर वो एबनॉर्मल डिक्रीज़ हो रहा है आरबीसी में तो उसे हम कहेंगे, उस कंडीशन को हम कहेंगे, उस डिसीज़ को हम कहेंगे एरिथ्रोपीनिया। तो पीनिया लाइक हम आगे भी पढ़ेंगे ल्यूकोपीनिया, तो पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज़ होना किसी चीज़ में, ठीक है। सो ये था हमारा अभी तक आरबीसीज तक का फुल जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। Second cellular element, that is WBCs, white blood cells, okay. So they are 4,000 to 8,000 per cubic mm of blood, and you can see a process named diapedesis। तो क्या होता है, हमारे जो WBCs होते हैं वो एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं, कैपिलरीज जब आती हैं वो उन कैपिलरीज के अंदर से ऊज आउट हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ के अंदर जाके फ्लो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि जो WBCs होती हैं वो एमोबॉइड शेप की होती है ना, एमोबॉइड
बॉयड शेप की, तो इसलिए ये पेसिडोपोडिया फॉर्म करती हैं। जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ये फॉर्म करते हैं और इसकी हेल्प से वो कैपिलरी से बाहर निकल जाती हैं। ओके, और नाउ फैक्ट है आपको याद रखना है दैट अबाउट 125 बिलियन न्यूट्रोफिल्स आर प्रोड्यूस ईच डे। और अब अगर एबनॉर्मल इंक्रीज़ हो रहा है WBCs का तो हम उसे कहेंगे ल्यूकीमिया, बट अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो मैंने कहा तो पीनिया लगेगा, तो ल्यूकोपीनिया, ये भी आपको याद रखना है। नाउ see this table in detail that what they have given is we have WBCs and they are of two types, granulocytes and agranulocytes. Okay, granulocytes are neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes and monocytes. तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या देख रहे हो आप, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की 3 से 4 लोब, अब आप इसके अंदर 3 देख पा रहे हो। ठीक है, तो जब भी किसी के अंदर किसी भी आपको सेल के अंदर 3 या 4 लोब्स के अंदर न्यूक्लियस मिले तो वो सीधा सीधा आपका क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, और आपको ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म और जो ये स्टेन किए गए हैं न्यूट्रल डाइस से, और इनका मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस। ये हम देखेंगे कि क्या होता है। मेनली क्या होता है कि जो WBC न्यूट्रोफिल्स होता है वो अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है बैक्टीरिया को, उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और ये कहाँ पे बनता है, बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इओजिनोफिल्स। तो इओजिनोफिल्स क्या होता है, 2.3% होता है, और जब एलर्जी होती है तो इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसका नाम एसिडोफिल्स भी है क्योंकि हम इसको स्टेन करते हैं डार्क रेड विद इओजिन जो कि एसिड डाई होता है, इसीलिए इसे हम एसिडोफिल भी कहते हैं। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो 2 लोब्स के अंदर होता है और बहुत बड़ा साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स होते हैं इसके, और जो ग्रैनुल्स होते हैं वो डार्क रेड कलर के होते हैं। ठीक है, और इसका काम है एनगल्फ बैक्टीरिया, मतलब सेम फैगोसाइटोसिस, और सेक्रेट एंटीटॉक्सिन्स। कोई भी टॉक्सिन्स आते हैं बॉडी में उसके अगेंस्ट से एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, सेक्रेट करता है, और ये एलर्जी से सेक्रेटेड है। तो जब भी आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा हम कह सकते हैं टाइप ऑफ WBC है जो एलर्जी से रिलेटेड है, तो वो हमारा क्या है, इओजिनोफिल्स। ओके, और ये भी कहाँ पे मिलता है हमें, बोन मैरो के अंदर। नाउ बेसोफिल जो कि स्मॉलेस्ट ग्रैनुलोसाइट है, बट अगर स्मॉलेस्ट WBC पूछे तो वो हमारे पास क्या है, हमारा लिम्फोसाइट। सो बेसोफिल बहुत छोटा होता है, 0.4% ही होता है, और ये एच शेप्ड होता है कुछ। ठीक है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है और इनडिस्टिंक्टली लो, मतलब कि कुछ ज़्यादा इसकी हमें फिगर आउट नहीं कर पाते हम इसकी शेप को। ग्रैनुअल्स होता है वो बेसिक डाइस के अंदर। ठीक है, लाइक मिथाइलिन ब्लू आप कलर देख सकते हो इन ग्रैनुअल्स का, और ये क्या करते हैं, रिलीज केमिकल्स, हिस्टामिन, यहाँ पे मैंने लिखा है सेक्रेट हिस्टामिन, स्क्रोटोनिन, हेपारिन एक्सेट्रा। और ये इनका काम क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन जो है उसको रोकते हैं। हेपारिन का मेन काम होता है कि ये जो एक क्लोटिंग होती है ब्लड में, मतलब कि मान लो कि अगर हमारे ब्लड में क्लोटिंग अपने आप हुए जा रही है तो उसको कम करने के लिए, या फिर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए हेपरिन सेक्रेट किया जाता है। तो ये कौन सेक्रेट करते हैं, बेसोफिल्स। और हिस्टामिन कब सेक्रेट किया जाता है इस केमिकल को, जब इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन मतलब कि एक लोकल एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, हीट इंक्रीज़ हो जाती है, वहाँ पर रेडनेस होने लगती है, पेन होने लगता है, उसे हम कहते हैं विच डायलेट ब्लड वेसल्स। और क्या होता है, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों इन्फ्लेमेशन के टाइम वो एरिया रेड क्यों दिखने लग जाता है, क्योंकि उस एक पार्टिकुलर एरिया में जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, इसलिए थोड़ा रेडिश कलर आता है। और साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बोन मैरो। अब बात करेंगे नॉन ग्रैनुलर या फिर अग्रैनुलर साइट्स के। तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कोई ग्रैनुअल नहीं होते और एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है, जैसे कि आप लिम्फोसाइट के अंदर भी देख सकते हो, मोनोसाइट्स के अंदर भी। लिम्फोसाइट्स 30% होते हैं, मोनोसाइट्स 5.3% होता है। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, बी फॉर्म एंड टी फॉर्म। अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन 11th-12th इन डिटेल। बी फॉर्म में मेनली एंटीबॉडी से रिलेटेड होता है और टी फॉर्म में कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है हमारे पास, लिम्फोसाइट, ये स्मॉलेस्ट WBC, और स्मॉलेस्ट ग्रैनुलोसाइट क्या है हमारे पास, बेसोफिल। सो स्मॉलेस्ट ऑफ WBC सिंगल लार्ज न्यूक्लियस है, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और ये सिर्फ ये बोन मैरो में ही बनता है। लिम्फ ग्लैंड्स मतलब कि स्प्लीन और टॉन्सिल्स, स्प्लीन हमारे एब्डोमेन मतलब कि स्टमक के पीछे है और टॉन्सिल्स हमारे थ्रोट के अंदर है। ठीक है, मोनोसाइट्स 5.3% होता है और सबसे बड़ा WBC। तो अब देखो नॉन ग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट में सबसे छोटा
WBC भी है और सबसे बड़ा WBC इस पे, ठीक है। इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, किडनी शेप। अब एग्जाम में बहुत बार MCQ में आता है दैट कोई भी किडनी शेप्ड WBC बताओ, तो वो हमारा आंसर होगा मोनोसाइट्स, ओके। एंड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो ये अपनी बड़ा रूप ले लेता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मोनोसाइट्स इकट्ठे होकर बहुत बड़ा कुछ बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं मैक्रोफेजेस, एक बड़ी स्टेज, ठीक है, मोनोसाइट्स की। और इसका काम होता है इंजेस्ट जर्म्स, और ये कहाँ पे साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बोन मैरो, ओके। से तो सबसे पहला होता है फेगोसाइटोसिस। तो मेनली न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स इससे का फंक्शन है ये। एनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब एनगल्फ बैक्टीरिया थ्रू देयर फेगोसाइटिक एक्शन देयर बाय डिस्ट्रॉइंग द एक्शन। सेकेंड होता है डिफेंस के लिए। सो WBC मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज एंड इम्यून बॉडीज टू इंक्रीज द पावर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। तो फेगोसाइटोसिस मेनली किसका काम होता है हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स का, और किसका हमारे मोनोसाइट्स का। और बॉडी डिफेंस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, वो हमारा मेन काम किसका होता है, लिम्फोसाइट्स का। फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, तो जहाँ पे भी लिम्फोसाइट्स में भी कन्वर्टेड टू फाइब्रोब्लास्ट इन द एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे, ताकि टिश्यू को रिपेयर और रीजनरेट कर सकें। तो यहाँ पे बात आई इन्फ्लेमेशन की। तो जिस टाइम पे इन्फ्लेमेशन होती है उसके बाद हमारी एंटीबॉडीज एक्ट करती हैं, उस इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करती है, ठीक है। अभी उस टाइम पे एक पस होता है। पस का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 वर्ड में आ सकता है या फिर 1 सेंटेंस में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन जनरली। पस इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, आप जब भी देखते हो लाइक आपको जब भी कहीं पे लाइक या फिर आपको चोट लगती है, तो आप देखते हैं एक वाइट सा पोर्शन कुछ आता है आपकी चोट के ऊपर या फिर आपके पिंपल के ऊपर। वो वाइट चीज़ क्या होती है, वो पस होती है। और उस पस के अंदर क्या होता है, जो हमारे डेड वाइट ब्लड सेल्स हैं और जो टिश्यू सेल्स हैं डिस्ट्रॉय किए गए हैं बाय द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ने क्या किया है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स को, अभी देखो अगर किसी 2 चीज़ों में लड़ाई होती है, ठीक है, तो जो दोनों तरफ के जो इंसान है वो मरते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारा WBC बैक्टीरिया पैक्ट करता है, तो कुछ बैक्टीरिया की भी डेथ होती है और कुछ हमारे WBCs की भी डेथ होती है। तो वो जो WBCs की जिनकी डेथ हुई है और जो हमारे टिश्यू सेल्स से जिनकी डेथ हुई है, वो हमारी बॉडी के सर्फेस पे आ जाते हैं एज पस, ठीक है। अब हम देखते हैं जनरल फंक्शंस ऑफ WBCs और ल्यूकोसाइट्स। अगेन थोड़ा सा हम इसको इलेबोरेट कर रहे हैं। दे आर कंप्लीट सेल्स विद न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जो WBCs होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। तो ये कंप्लीट सेल्स हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें हमारे RBCs की और यहाँ तक कि प्लेटलेट्स की भी, इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं, दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स के लिए लिम्फोसाइट्स का T फॉर्म, ठीक है। दे रिमूव फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज टॉक्सिन्स एंड वेस्ट। कैसे रिमूव करते हैं, टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन बना लेते हैं ना। दे डिस्ट्रॉय डेड, एबनॉर्मल एंड वोर्न आउट सेल्स। दे पार्टिसिपेट इन द इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। Element which is the last one, that is platelets, or I can name it as thrombocyte, okay. So generally it is minute oval or round structures and they are non-nucleated, okay. Again they are enucleated, doesn't have nucleus, floating in the blood. So their number is 2 lakh to 4 lakh per cubic mm of blood, and the platelets are derived from some giant cells called megakaryocytes and red bone marrow, okay. तो हमने पढ़ा था कि हमारे WBCs भी रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं और हमारे प्लेटलेट्स भी रेड बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। और क्या होता है, सबसे पहले रेड बोन मैरो के अंदर मेगा कार्योसाइट्स होते हैं, फिर वो मेगा कार्योसाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं और वो डिसइंटीग्रेट हो के प्लेटलेट्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर हमें, जैसे हमने पढ़ा था कि जो मोनोसाइट्स होते हैं वो कंबाइन करके एक बहुत बड़ी फेज मैक्रोफेजेस तक पहुंचते हैं, वैसे ही हमारे कुछ प्लेटलेट्स हैं जो कि थोड़ा बड़ा कंबाइन हो के वो क्या हो जाते हैं, मेगा कार्योसाइट्स के अंदर बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें पता भी चल गया है कि प्लेटलेट्स किससे बनते हैं, मेगा कार्योसाइट्स से बनते हैं। नाउ लाइफ स्पेन क्या होता है, 3 से
5 दिन होता है, और हमने पढ़ा था कि WBCs का 2 वीक्स होता है, न्यूट्रोफिल्स का कुछ घंटों तक होता है। तो साथ में रिवाइज करते चलो। और इनको डिस्ट्रॉय कहाँ पे किया जाता है? स्प्लीन के अंदर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक दे रखा है कि स्प्लीन के अंदर ही होता है, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये हम पूरी प्रोसेस अभी देखने वाले हैं। नॉलेज हम देख सकते हैं कि कैसे हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू लर्न ऑल दिस, ओके। क्योंकि हमें पता है किसी भी सेल को बनने के लिए उसे इतनी सारी फेजेस से गुजरना पड़ता है। लाइक हमने पढ़ा था प्रो फेज़, मेटा फेज़, एना फेज़, टेलो फेज़, हमने सब पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ओके। तो क्या है, एक सेल को बनने के लिए, लाइक एक प्लेटलेट भी एक सेल है, उसको बनने के लिए भी बहुत सारी प्रोसेसेस आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ओके। तो ये क्या है, मेनली तो ये है कि यहाँ पे आप मेगा कार्योसाइट देख रहे हो। तो इन्होंने अभी बताया कि प्लेटलेट है वो किससे बनते हैं? एक जाइंट सेल्स मेगा कार्योसाइट से बनते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत छोटा सा बता रखा है, बट जो आप उसको हायर स्टडीज़ के लिए आप ऑप्ट करोगे, ह्यूमन एनाटोलॉजी में सर्कुलेशन से रिलेटेड ब्लड की एक अलग ब्रांच है, और ब्लड के अंदर भी अगर आपको RBC से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो उसके लिए अलग ब्रांचेस हैं। तो बहुत ज़्यादा विविड नॉलेज है, बट हम अभी 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ें तो सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि प्लेटलेट्स एक जाइंट सेल्स मेगा कार्योसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। हमारी ये वेसल है, ये थोड़ी सी छिल गई है, कट गई है, तो क्या होता है, यहाँ पे प्लेटलेट का एक प्लग बन जाता है, ठीक है। प्लेटलेट यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है और इसको बंद कर देती है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कि प्लेटलेट का फंक्शन क्या है। क्या फंक्शन है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं? कोगुलेशन, ओके। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो cut, blood escapes from it, but soon a clot is formed on the wound and the flow of blood is stopped. If it were not so, the injured person would bleed to death. Clotting, also called coagulation, occurs in a series of steps as follows. सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो हमारे इंजर्ड टिश्यू सेल्स हैं प्लस में हमारी जो प्लेटलेट्स हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, लिख के आते हैं द इंजर्ड टिश्यू सेल्स डिसइंटीग्रेट, कुछ लिख के आते हैं द प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। द इंजर्ड टिश्यू सेल्स एंड द प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ द वाउंड, मतलब कि जहाँ पे आपको चोट लगी होती है वहाँ पे जो इंजर्ड टिश्यू सेल है और जो प्लेटलेट्स हैं वो डिसइंटीग्रेट, टूट जाते हैं उसी जगह पे, और वो एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोप्लास्टिन, स्ट्रैट फैक्टर, फैक्टर एस, इन ये 4 चीज़ें हम इनको कहते हैं मेनली। अब हम इसको मान के चलेंगे थ्रोम्बोकाइनेस। तो इंजर्ड टिश्यू सेल्स और प्लेटलेट्स टूटते हैं और थ्रोम्बोकाइनेस एक सब्सटेंस को बनाते हैं। अब थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, ये एक एंजाइम की तरह काम करता है, और ये कैल्शियम आयंस के साथ मिलके, जो कैल्शियम आयंस प्लाज्मा में होते हैं उनके साथ मिलके ये एक सब्सटेंस होता है प्रोथ्रोम्बिन हमारे प्लाज्मा में, उस प्रोथ्रोम्बिन को ये एक्टिव फॉर्म में बना देता है थ्रोम्बिन, ठीक है। अभी क्या होता है, हमें पता चला कि इंजर्ड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, टूटेंगी, थ्रोम्बोकाइनेस बनेगा। अभी थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, जो हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम आयंस है उनके साथ, उनकी हेल्प से जो हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है उसको वो एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में चेंज करेगा, ठीक है। अब जो प्रोथ्रोम्बिन फॉर्म है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में है हमारे प्लाज्मा के अंदर, वो किससे बनता है? वो विटामिन के से बनता है। तो विटामिन के जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोथ्रोम्बिन को बनाने के लिए। अभी हमारा क्या हुआ, थ्रोम्बिन बन गया। अब जो ये थ्रोम्बिन है ये फिर आगे कैल्शियम आयंस की हेल्प से फाइब्रोनोजन है जो सॉल्यूबल है प्लाज्मा के अंदर, उसको इनसॉल्यूबल फाइब्रिन में चेंज करेगा। अभी फाइब्रिन क्या आपको थोड़ी थ्रेड्स जैसी लगेंगी, तो फाइब्रिन एक सॉलिड सब्सटेंस है जो थ्रेड्स फॉर्म करता है, और ये माइक्रोस्कोपिक थ्रेड जो है फाइब्रिन की स्टिकी होती है और एक मैश बना लेती है उन पे, क्योंकि ये स्टिकी होती हैं तो ये WBCs को अपने जाल में फंसा लेती है और एक तरीके से जाल सा क्रिएट कर देती हैं, जिससे कि हमारा ब्लड फिर बाहर नहीं जा पाता। नाउ ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन द नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन, द नेटवर्क देन श्रिंक्स एंड स्क्वीजेज आउट द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा विच इज़ ऑन द फॉर्म ऑफ अ क्लियर लिक्विड, द सीरम। नाउ द सॉलिड मास विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड क्लोट और थ्रोम्बस। अब इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे इंजर्ड टिश्यू और जो प्लेटलेट्स हैं उन्होंने थ्रोम्बोकाइनेस रिलीज़ किया, जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर एक्स और स्ट्रेट फैक्टर बोलते हैं।
अभी वो थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम की तरह एक्ट करता है और कैल्शियम आयंस की हेल्प से उसने प्रोथ्रोम्बिन जो कि ब्लड प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म है उसको थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव फॉर्म है उसके अंदर चेंज कर दिया। अब ये थ्रोम्बिन है, ये भी एक एंजाइम की तरह काम करेगा और कैल्शियम आयंस की हेल्प से ये फाइब्रोनिजन जो कि सॉल्युबल है उसको फाइब्रिन इनसॉल्युबल फॉर्म में करेगा। और अब ये फाइब्रिन जो है ये एक स्टिकी थ्रेड का नेटवर्क फॉर्म कर लेगी और ये जो स्टिकी थ्रेड हैं ये आरबीसीज को अपने अंदर एंगल्फ कर लेंगी और एक क्लोट बना देंगी। ठीक है, नाउ द फेट ऑफ ब्लड। अब हमने पढ़ा कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और सेलुलर पार्ट्स कॉर्पस्कल्स होते हैं। ठीक है, और जब प्लाज्मा के अंदर भी दो चीज़ें होती है, एक होता है फाइब्रिन और एक होता है सीरम। ठीक है, और जो फाइब्रिन पार्ट है प्लाज्मा का वो मिलते हैं और वो क्लोट बनाते हैं। ये हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सी दिस वन, तो यहाँ पे प्लेटलेट है हमारे पास और आरबीसीज हैं और ये हमारी ब्लड वेसल जो वॉल है वो टूट गई है। तो यहाँ से अभी खून जो है रेड ब्लड सेल्स है वो बाहर निकल रहे हैं भाई। बट अब क्या होगा, अब जो हमने प्रोसेस देखी थी, क्या देखा था, इंजर्ड सेल्स क्या बनाएंगे, हमने पढ़ा था कि वो थ्रोम्बोकाइनेस बनाएंगे या फिर हम एक्स फैक्टर उसका नाम लेते हैं। एक्स फैक्टर क्या करेगा, जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में चेंज करेगा। फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रोनिजन को फाइब्रिन में चेंज करेगा। फाइब्रिन क्या करेंगी, आरबीसीज को। अब जो यहाँ पे फाइब्रिन है वो आरबीसीज, वेट फॉर अ सेकेंड, ओके सो लेट्स डू इट अगेन। तो हमारे पास क्या होता, हमारे पास एक्स फैक्टर था। एक्स फैक्टर क्या करता है, एक्स फैक्टर हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में चेंज करता है। फिर थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है और फाइब्रोनिजन जो कि सॉल्युबल है उसको फाइब्रिन में करता है। फिर जो फाइब्रिन है वो आरबीसीज जो आप रेड ब्लड सेल्स देख रहे हो, या फिर जो ये फाइब्रिन है ये आरबीसीज या फिर जो कॉर्पस्कल्स हैं उनको टाई अप करती है और एक क्लोट बना लेती है। ठीक है, इस तरीके से एक मैश सा क्रिएट कर देती है जिससे कि वो वेसल एक टाइप से बंद हो जाती है और फर्दर लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ ब्लड हमारा नहीं होता। ओके।